एनिमल हस्बेंड्री खत्म हो गया बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। एनिमल हस्बेंड्री के बाद स्टार्ट करते हैं बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से एक या दो एमसीक्यू तो फॉर श्योर रहता है बेटा। चैप्टर बहुत लंबा है लेकिन इसमें से बहुत कम चीजें अपने को पढ़ना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रोब्स, देखिए माइक्रोब्स इस चैप्टर में क्या बताया गया है इस चीज को जानते हैं कि माइक्रोब जो है हर जगह पे होता है बेटा। सॉइल, वाटर, इनसाइड अवर बॉडी एंड इवन अगर आप बोलेंगे तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कि दही वगैरह है, दही बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। जैसे मैं बताऊँ लैक्टोबैसिलस, ठीक है बेटा। चलिए, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको एलएबी बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं बेटा, ठीक है, ये भी यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बोलेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है जिनमें इसका यूज हो सकता है बेटा। फर्मेंटर्स में यूज होता है। आप बेकर्स यीस्ट या फिर जो ये होते हैं बेटा ब्रीवर्स यीस्ट दारू बनाने में, इन सारी चीज़ों में भी यूज होता है बेटा। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो एंटीबायोटिक्स के लिए भी यूज होता है बेटा। ठीक है, जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी तो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का यूज हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे। ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम का यूज किया गया था पेनिसिलिन को ये करने के लिए, फंगस का यूज किया गया था बेटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स में भी इसका यूज होता है बेटा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप बोल सकते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो हार्ट हार्ट ब्लॉक में या फिर हार्ट अटैक में यूज किए जाने वाला एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस एंड मॉडिफाइड होता है बेटा एंड क्लॉसबस्टर की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, जो अपनी फीसेस वगैरह होती है, बिफोर उसको अपन अगर डायरेक्टली अगर नदी के पानी में उसको छोड़ देंगे बेटा तो नदी एंड तालाब पूरी तरह से दूषित हो जाएगा। तो इसको प्रॉपरली सीवेज को ट्रीटमेंट करके ही छोड़ा जाता है नदी या तालाब में। ठीक है बेटा, इसके बाद है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो आपको पता है मीथेन, अमोनिया, ये जितने भी है बेटा बायोगैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये भी आपको पता है, इसको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसको भी यूज करता है बेटा। इसके अलावा बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, तो फर्टिलाइजर आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज करते हैं पेस्ट एंड डिजीज को कंट्रोल करने के। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा इस चैप्टर में पढ़नी है। जितना मैं अंडरलाइन करूं बस वो चीजें आप अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो एवरीवेयर है। इवन सॉइल, वाटर, एयर, बॉडी पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, हर जगह पे है। ठीक है, इवन अगर आप बहुत गर्म जगह पे चले जाओगे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स पे, ग्लेशियर्स पे चले जाओगे, ठीक है बेटा, डीप इनसाइड द ग्लेशियर जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इवन वहां पे भी आपको एंजाइम्स मिल जाएंगे, वहां पे भी आपको ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, माइक्रोब्स मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो वहां पे आपको पता है कि थर्मस एक्वेटिकस आपने नाम सुना होगा बेटा, वहां से अपन निकालते हैं टैग पॉलीमरेज जो पीसीआर टेक्निक में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स रह सकते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज और याद रखेंगे अपन यहाँ पे कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो फायर पे एंड डिस्टिल्ड वाटर में नहीं रहते हैं। ठीक है बेटा, डिस्टिल वाटर एंड फायर पे नहीं रहते। इसके अलावा सारी जगह पे आप ऐसे बोल सकते हो माइक्रोब्स रह सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ह्यूमन के बॉडी से लेके एयर में, वाटर में, हर जगह पे माइक्रोब्स है बेटा। एंड कहीं ना कहीं ह्यूमंस इसको किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर रहा है, इस चीज को अपन इस चैप्टर में देखेंगे बेटा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ऑल्सो यस, माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्लांट्स, वायरसेस। ठीक है, विरोइड्स भी आपको पता है बेटा। ठीक है, इसके अलावा प्रायॉन्स आर दैट प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, तो आपको पता है बेटा प्रियॉन्स भी होते हैं जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं। ओके, सबसे पहले तो माइक्रोब्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन याद रख लीजिए बेटा। माइक्रोब्स का अर्थ है विच आर नॉट विजिबल विथ अवर नेकेड आइज। इसको देखने के लिए कहीं ना कहीं आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, तो इसी को बोला जाता है बेटा माइक्रोब्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो है बेटा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो घरगुती कौन सी चीजें हैं जिनमें माइक्रोब्स का यूज होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको पता है बेटा दही। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कर्ड,
इसमें आप यूज करने वाले हैं लैक्टोबैसिलस को, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस आर कॉल्ड LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, इसमें इकलौता एक लैक्टोबैसिलस नहीं आता है, इसके अलावा ल्यूकोनोस्टॉक, ल्यूकोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, ये जेनेरा में बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं बेटा, ठीक है। और मेनली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको पता है बेटा कि ये क्या करता है, ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या करने वाला है, ये कोएगुलेट करने वाला है एंड पार्शियली डाइजेस्ट करेगा मिल्क के प्रोटीन को, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि मिल्क का कन्वर्शन आप ऐसे बोल सकते हो कि कर्ड में हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बेटा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। एंड ये जो होता है एसिड टॉलरेंट होता है, इसमें स्पोर का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें इनोकुलम डोज होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि इनोकुलम डोज या स्टार्टर डोज क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपकी मम्मी है, मम्मी को दही बनानी है, तो वो क्या कर लेती है, मिल्क की एक पूरी की पूरी पतीली लेती है, इसमें पूरा मिल्क होता है बेटा, एंड इसमें सिर्फ 1 टीस्पून जो होता है चम्मच भर के ये क्या डाल देते हैं, कर्ड डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, एंड सुबह तक आप देख पाएंगे कि ये जो पूरा का पूरा मिल्क था ये कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। तो इसी तरह एक जो इनोकुलम डोज होता है 1 चम्मच या स्टार्टर जिसको अपन बोलते हैं, उसमें भी मिलियंस ऑफ LAB हो जाते हैं बेटा, एंड वो सुबह तक आप ऐसे बोल सकते हो पूरे मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप और अंडरलाइन करेंगे कि इसमें कर्ड में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है, एंड विटामिन B12 आपको पता है आयरन डेफिशिएंसी को भी कम करता है बेटा, ठीक है। मतलब आयरन की इसको एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है वो, ठीक है। तो विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामाइन बोलता है बेटा, ठीक है, इसको एक गुड सोर्स होता है उसका, ठीक है। आपने डोसा, इडली ये सारी चीज़ें खाई होगी बेटा, इसको भी डो को भी फर्मेंट करने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ होता है। जैसे आप पता है कि जो डो होता है इडली या डोसे का, वो पफ्ड अप हो जाता है, फूल जाता है। क्यों होता है, फूलता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, स्टार मार्क करके लिख लीजिए। स्विस चीज़ हो या कोई भी चीज़ भी हो या इसमें हो, बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 वहाँ से रिलीज़ होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ CO2 की वजह से वो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, एंड चीज़ के ऊपर भी आप ऐसे बोल सकेंगे, अगर आपने कभी चीज़ देखा है तो उसके ऊपर छोटे-छोटे से ऐसे गड्ढे आ जाते हैं बेटा, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द एस्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो डो है वो फूल जाता है, या फिर स्विस चीज़, ये जो भी चीज़ होती है बेटा इसमें जो गड्ढे पड़ जाते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द एस्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन अंडरलाइन कर लेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा कि द डव विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। तो आपको पता है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है इसको बोला जाता है बेटा, इसको मतलब इसको यूज करके फर्मेंट किया जा सकता है। बेकर्स यीस्ट इसको बोलते हैं, ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं। जब इसी बैक्टीरिया को, सॉरी इसी फंगाई को आप ऐसे बोल सकते हैं, जब अपन ड्रिंक बनाने के लिए यूज करेंगे बेटा, ठीक है, इसी बैक्टीरिया को जब अपन ड्रिंक बनाने के लिए यूज करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं बेटा ब्रीवर्स यीस्ट, ठीक है। चलिए इसके अलावा आप देख पा रहे हैं बेटा टॉडी, आपको पता है कि बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड होते हैं, इसको भी माइक्रोब से फर्मेंट किया जा सकता है। तो टोडी आपको पता है कि ये एक ऐसा ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो फर्मेंट किया जा सकता है बेटा, यूजिंग स्पेशली ये साउथ इंडिया में मिलता है, केरल वाले एरिया में। एंड इसको किससे फर्मेंट करके बनाया जाता है, खजूर, जो पाम होते हैं ना बेटा, खजूर के फर्मेंटेशन से ये टोडी नाम का एक ड्रिंक बनाया जाता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो फ्लेवरिंग एंड ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं बेटा, कैरेक्टर स्ट्रक्चर एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और एक है जो कि आपको दिखाई दे रही है, दैट इज स्विस चीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक स्टार मार्क कर लीजिए। दूसरा पॉइंट जो है, पूरी NCERT मत पढ़ते बैठिए इस वक्त, ठीक है बेटा, जो जो जितना बोल रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। तो स्विस चीज इसका एक और एग्जाम्पल है। स्विस चीज आर ड्यू टू आर लार्ज, देखिए द लार्ज होल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करता है बेटा, CO2, जिसकी वजह से ये जो चीज होता है उस पे बड़े बड़े से गड्ढे छूट जाते हैं,
जो जेरी माउस देखा होगा आपने, तो जेरी माउस जो है चीज़ खाते रहता है, ठीक है बेटा? तो उसमें आपको पता है बहुत बड़े-बड़े से गड्ढे छूटते हैं, तो उसमें बैक्टीरियम एक होता है बेटा प्रोपियोनोबैक्टरम शेरमैनी, ठीक है? तो ये जो होता है वो CO2 प्रोड्यूस करता है स्विस चीज़ में, ठीक है बेटा? इसके अलावा जो रॉकफोर्ट चीज़ है, इसको भी रैपन किया जा सकता है बाय स्पेसिफिक फंगाई व्हिच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। अगर आप बोलेंगे तो चीज़ जो है बेटा ओल्डेस्ट फूड आइटम में से एक होता है बेटा, बहुत पुराना इसका इतिहास है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ चीज़ भी होते हैं, स्विस चीज़, रॉकफोर्ट चीज़, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, ठीक है? मोज़रेला चीज़ आपने सुना होगा ना कि जो आपने जो अपन ये खाते हैं बेटा डोमिनोज़ में मोज़रेला चीज़ वाला, ठीक है? बहुत सारी चीज़ ये यूज़ होता है बेटा, ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पे प्रोपियोनोबैक्टर सेरेमनी एक बैक्टीरिया है जो CO2 प्रोड्यूस करता है बेटा, ठीक है? इस चीज़ को अपन स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये घरगुती चीजें तो अपन ने देख ली कि चीज एंड कर्ड इसके बनाने के लिए अपन यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप बोल सकते हो कि माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल लेवल पे किन किन चीजों को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो आपको पता है बेटा कि बेवरेजेस बहुत सारी जो है वो फर्मेंटेशन से एंड माइक्रोब से बनाते हैं, ठीक है? एंड इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का जो मेन सोर्स होता है इसके लिए भी अपन माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें एक चीज अपन याद रख लेंगे कि इसको अपन जो है बड़े-बड़े से लार्ज वेसल्स जो होते हैं, बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं बेटा, जिनको आप बोल सकते हो फर्मेंटर टैंक। इस फर्मेंटर टैंक में उनका जो प्रोडक्शन है वो एक लार्ज लेवल में किया जा सकता है। ओके, ठीक है? टाइप्स ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस भी देख लेते हैं बेटा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप बियर की बात करेंगे, ठीक है? तो बियर किससे बनता है बेटा? सीरियल से, अनाज से बनता है, ठीक है? एंड इसमें जो अल्कोहल कंटेंट होता है सबसे कम होता है, 4 टू 8% ही होता है। बियर में सबसे कम अल्कोहल कंटेंट होता है बेटा। इसके बाद रम में, रम आपको पता है बेटा शुगर केन से बनता है, ठीक है? एंड इसमें अल्कोहल का जो कंटेंट होता है 40 टू 55% होता है। विस्की में ये सीरियल से बनता है बेटा, सीरियल ग्रेन से बनता है, ठीक है? एंड इसमें आपको पता है कि ये कैसे बनेगा, 40 टू 55। रम जो आपको पता है शुगर केन से बनता है, ठीक है? ब्रांडी जो है बेटा फ्रूट जूस से बनता है, 40 टू 50% इसमें अल्कोहल का कंटेंट होता है, ठीक है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं जो कि आपको दिखाई दे रही है। तो आपको पता है कि ये जो है माइक्रोब स्पेशली यीस्ट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, ठीक है? तो यीस्ट का यूज करते हैं बेटा। कौन से यीस्ट का यूज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट MCQ है। वो है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का जब अपन ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं बेकर्स यीस्ट, लेकिन जब उसका दारू बनाने में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन बीवर्स यीस्ट, ठीक है बेटा? ये दो चीजें अपन याद रखेंगे, ठीक है? तो किन किन चीजों से बनता है? बाय फर्मेंटिंग सीरियल्स, फ्रूट जूस, या फिर जो ये होता है बेटा शुगर केन, इन सारे के फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है? इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसमें, ठीक है? हाँ, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन सी चीजें जो है वो डिस्टिलेशन से बनते हैं एंड कौन सी चीजें विदाउट डिस्टिलेशन से बनते हैं, ठीक है? तो आपको पता है बेटा सिर्फ फर्मेंटेशन करने से बियर एंड वाइन बनते हैं, ठीक है? देखिए बेटा यहाँ पे कौन सी है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फर्मेंटेशन कैन बी प्रोसेस विथ और विदाउट डिस्टिलेशन। तो इसमें एक चीज याद रखनी है बेटा कि ये जो बियर एंड वाइन होती है ये विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, ठीक है? वेयर एज विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, ठीक है बेटा? तो मैशिंग करने के बाद, प्रिपेयरिंग मैशिंग करने के बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन के बाद जो चीज बनती है उसको अपन बोलेंगे बियर एंड वाइन, ठीक है? इसका फर्दर प्रोसेस अपन करेंगे, इसका फर्दर अपन डिस्टिलेशन भी कर देंगे, उसके बाद एजिंग करेंगे, उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे, तो फिर अपने को मिलती है बेटा विस्की, ब्रांडी एंड रम। तो ये किससे बनता है? बाय डिस्टिलेशन। एंड इसमें जो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो इसमें डिस्टिलेशन की एक प्रोसेस बढ़ गई है, इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो विस्की, ब्रांडी या रम होती है थोड़ी महंगी हो जाती है एज कंपेयर टू बियर एंड वाइन के मुकाबले, है ना?
ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, आपको फर्मेंटर में भी दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि बड़े लार्ज कंटेनर होते हैं जिसको फर्मेंटर बोलते हैं, इन्हीं में ये सारी प्रोसेस होती है। ओके, चलिए, तो इतना समझ गया आपने को। तो यहाँ से यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। यही एक चीज़ है कि जो है विस्की, ब्रांडी एंड रम जो है वो डिस्टिलेशन करने के बाद बनते हैं, एंड वाइन एंड बियर जो है ये विदाउट डिस्टिलेशन सिर्फ फर्मेंटेशन से ही बन जाते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स पे आ चुके हैं बेटा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स में आपको पता है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी थी, आपको पता है पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है बेटा, 1928 के आसपास इन्होंने की थी बेटा। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक चांस डिस्कवरी है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, एंड ये एमेंसेलिज्म को शो करता है। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के आसपास ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन सम फंगाई। ठीक है, एंड उसके आजू बाजू में स्ट्रेप्टोकोकाई जो था बैक्टीरिया था बेटा, बाजू में ही। ठीक है, तो ये जो था बेटा, ये काम कर रहा था एक इस पे फंगाई पे, एंड गलती से क्या हुआ कि सॉरी, बैक्टीरिया पे काम करता है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पे, गलती से उसके ऊपर बेटा जो पेनिसिलिन का ये था, पेनिसिलियम नोटाटम, ये गिर गया, एक फंगाई गिर गया। एंड जैसे ही स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि ये स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया है, एंड इसके ऊपर एक फंगाई गिर गई। ये फंगाई क्या थी बेटा, ये थी पेनिसिलियम नोटाटम, एंड जैसे ही ये उसके ऊपर गिरी, तो आपको पता है बेटा कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एंड इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि जो स्ट्रेप्टोकोकस था उसकी ग्रोथ रुक गई थी, वो डेड हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। इसमें क्या हुआ, आप ऐसे बोल सकते हैं इसको कि एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। अपना एनिमी कौन था बेटा, अपना एनिमी था स्टेफेलोकोकस। ठीक है, स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया अपना दुश्मन था, लेकिन उसका भी दुश्मन निकल गया एक, उसका एनिमी कौन निकला, उसका एनिमी निकला पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम निकला, एंड इस पेनिसिलिन ने उसको किल कर दिया। अब आप इसको इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर चैप्टर नंबर 13 जो है आपका इकोलॉजी का, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक होता है माइनस, एक होता है जीरो। एमेंसेलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि एक को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दूसरे का नुकसान हो जाता है। ये चीज़ जो है आप ऐसे बोल सकते हैं इसमें होती है, क्योंकि जो पेनिसिलियम नोटाटम था उसने जो टॉक्सिक निकाला था वो अपने बचाव में निकाला था। वो जब भी जहाँ पे भी ग्रो करता है, जिस पेट्री डिश में वो ग्रो कर रहा था, वहाँ पे उसने एक टॉक्सिक को निकाला, एंड इस टॉक्सिक की वजह से उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ज़ीरो हो गया, लेकिन जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया था वो मर गया। मतलब एक का हो गया नुकसान, तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ा। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये अपने को पता चल गया इसमें से। ठीक है बेटा, तो यही चीज यहाँ पे हुई थी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसके ऊपर पेनिसिलिन गिरा दिया था, एंड पेनिसिलिन ने फिर एंटीबायोटिक की तरह काम किया है, एंड उसने फिर अपने दुश्मन को किल कर दिया है। वेरी क्लियर बेटा, तो ये चांस डिस्कवरी थी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, गलती से उसके गिर गई थी। ठीक है, इसका फर्दर जो इसका जो ये करना पड़ा फुल पोटेंशियल एंड इफेक्टिव वे में, इसको एंटीबायोटिक्स के वे में इसको जो डिस्कवर एंड पब्लिश किया गया था बेटा, वो था अर्नस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने। ठीक है बेटा, तो पेनिसिलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक साबित हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। बहुत सारे जो सैनिक थे वो इसकी वजह से, इंजरी की वजह से अपने घर, मतलब इंजरी अगर थोड़ी बहुत हो गई होगी उनको, तो उनको फिर ये पेनिसिलिन दे के उनको घर वापस भेजा गया था, क्योंकि ये बहुत कारगर एंटीबायोटिक साबित हो गई थी उस टाइम पे, स्पेशली फॉर अमेरिकन सोल्जर्स बेटा। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 1945 के बाद में फ्लेमिंग फ्लेमिंग मेन जिसने इसको डिस्कवर किया था, चैन, जो अर्न्स एंड फ्लोरे, ये तीनों को फिर नोबेल प्राइज कर दे दिया गया था बेटा,
क्योंकि फुल पोटेंशियल एंड इफेक्टिव वे में इसको पेनिसिलिन को एस्टेब्लिश करने का काम ये 2 लोगों ने किया था बेटा, चैन एंड फ्लोरे ने। एंड इसकी मेन डिस्कवरी किसने किया था बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो तीनों को फिर नोबेल प्राइज़ दे दिया गया था 1945 के पास, ठीक है बेटा? चलिए, तो इतना अपन को समझ गया। इतना अपन याद रखेंगे कि पेनिसिलियम नोटाटम था, इसने किसको किल कर दिया था? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को किल कर दिया था, ओके? तो आपको पता है बेटा कि एंटीबायोटिक्स के बिना अपन इस वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें जो एंटीबायोटिक्स है बड़ी कारगर सिद्ध हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्लेग है, ठीक है बेटा, वूपिंग कफ है जिसको काली खांसी बोलते हैं। वूपिंग कफ मतलब पर्ट्यूसिस भी आप इसको बोल सकते हो, या काली खांसी। डिप्थेरिया, ठीक है, डिप्थेरिया गोल घोटू बोलते हैं, गाल घाटू, ठीक है बेटा। इसके बाद लेप्रेसी, कुष्ठ रोग जिसको अपन बोलते हैं, स्किन, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजों में जो आपके एंटीबायोटिक्स है ये बड़े ही कारगर सिद्ध हुए हैं, ठीक है। तो केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड अदर बायो एक्टिव एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स, इसमें से एक एमसीक्यू फॉर श्योर रहता है बेटा। और यहाँ पे जो मैंने आपको अंडरलाइन करके रखा है ना, इसी में से कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट ये बोल रहा है बेटा कि माइक्रोब्स का यूज, इट कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम। तो इन सारी चीजों के लिए भी इसके प्रोडक्शन में इनका यूज होता है बेटा, माइक्रोब्स का। अब देखिए, एस्परजिलस नाइगर ये एक फंगस है विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर ऑफ साइट्रिक एसिड, ठीक है बेटा। एसिटोबैक्टर एसिटी ये एक बैक्टीरियम है, ये क्या बनाती है? ये बनाती है भैया एसिटिक एसिड। इसके बाद आपके बोल सकते हैं बेटा क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटीलिकम, ठीक है, ये तो एक बैक्टीरियम बेटा, ये ब्यूटेरिक एसिड बनाते हैं। ब्यूटीलिकम देखिए ब्यूटेरिक एसिड बना रहा है। लैक्टोबैसिलस है, वो लैक्टिक एसिड को बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है चारों पांचों नाम बेटा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या क्या एसिड बनाता है, इस चीज को अपन बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चीज है सैकेरोमाइसस सेरेविसी इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो ब्रीवर्स ईस्ट था ना बेटा, सैक्रोमाइसस सेरेविसी दारू बनाने के लिए, वही वाली ये बात बोल रही है। अब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं कि जो अलग-अलग इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट में, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा लाइपेज, ठीक है? लाइपेज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड रिमूव्स ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री, ठीक है बेटा? तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है कि जो रेस्टोरेंट बिज़नेस में है, ठीक है? या शेफ़ है, और रेस्टोरेंट में वो शेफ़ है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि उसके कपड़ों के ऊपर चाय के दाग लगना या किसी ऑयली चीज़ के दाग लगना ये बहुत कॉमन हो जाएगा, ठीक है? तो आपने देखा होगा हेंको या फिर बहुत सारे अलग-अलग डिटर्जेंट आते हैं बेटा, ठीक है? तो इनमें भी बहुत अलग-अलग टाइप के एंजाइम यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है? प्रोटीएज़, लाइपेज़, अमाइलेज़, सेल्युलेज़ अलग-अलग तरह के एंजाइम अलग-अलग तरह के दागों को निकालने के लिए यूज़ होता है बेटा। तो इसमें से इसको लाइपेज़ को अपन याद रखेंगे कि वो ऑयल स्टेन को निकालने के लिए यूज़ करता है, ठीक है? उसके अलावा फिर आप बोलेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो बॉटल्ड जूस होता है, देखिए यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल फ्रूट जूस बॉट इन मार्केट आर क्लियर एज़ कंपेयर्ड टू होममेड। दिस इज़ बिकॉज़ बॉटल्ड जूस आर क्लैरिफाइड विथ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ठीक है बेटा? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि बॉटल जो जूस होते हैं, इसको अपन साफ कैसे करते हैं? तो पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज से उसको ये करते हैं बेटा, साफ करते हैं। अब इससे ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का जो आने वाला है टॉपिक बेटा, यहाँ पे देखिए क्लियर कट ये बोला है कि ये जो है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज मॉडिफाइड एज अ क्लॉड बस्टर, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टेफेलोकोकस, एंड ये क्लॉड बस्टर की तरह यूज करता है ड्यूरिंग हार्ट अटैक। मतलब आपको ऐसा लगता है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका है, तो उसको सीधा सीधा ये मेडिसिन स्ट्रेप्टोकाइनेज की जो ये मेडिसिन होती है बेटा, इसको दे दीजिए। इससे क्या बनता है कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे फाइब्रिन डीजेनरेटिंग प्रोडक्ट बनता है, मतलब क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज कैसे बना हुआ है बेटा? ये बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से बना हुआ है, ठीक है। एंड हार्ट अटैक के पेशेंट को इमीडिएटली ये देना चाहिए, ताकि घर से लेके जब वो डॉक्टर के पास जा रहा है, ठीक है, उस टाइम पे उसको थोड़ा-सा रिलीव हो जाए इससे, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी की जा सकती है, ओके? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, प्रैक्टिकल चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि
स्ट्रेप्टोकाइनेस इज गिवन इन केस ऑफ हार्ट अटैक, एंड ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन अपन करते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी चीज है कि साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उसमें आपको पता है कि इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने किडनी डोनेट कर दिया है, तो आपको पता है बेटा कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद अपनी जो ऑटो इम्यूनिटी होती है इस किडनी को डिस्ट्रॉय कर लेती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, तो ऐसे व्यक्ति में इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है, इस तरह की मेडिसिन उसमें देनी पड़ती है। ये कहाँ से अपन ऑब्टेन करते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए इज अ इम्यूनोसप्रेसिंग मेडिसिन, जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है बेटा, एंड इम्यूनिटी को वो सप्रेस करती है। ये किस फंगस से अपन ऑब्टेन करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंगस सोर्स है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा कि अच्छा ये आ भी चुका है बेटा। ये स्टैटिन जो है ना, स्टैटिन के ऊपर 2019 में आ चुका है एक क्वेश्चन, ये वाला जो है मैं अब आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले साइक्लोस्पोरिन को अपन याद रखेंगे बेटा कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक फंगस से ऑब्टेन करता है बेटा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसको अपन समझ गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है जो नीट 2019 में आ चुकी है, स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ यीस्ट कॉल्ड मैनास्कस परप्यूरस एंड हैव ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम मेनास्कस परप्यूरस यीस्ट से ये प्रोड्यूस होता है, एंड इट इज यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, एंड इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो ये एक्ट कैसे करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की से काम करता है, ओके। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज का मतलब क्या है बेटा? कि जिसमें ऐसा पानी जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये सारी चीजें मिली है, जिसको अपन फ्लश करके अपने वॉशरूम से बाहर फेंकते हैं, इसको आप बोल सकते हो ह्यूमन सीवेज, ठीक है बेटा। एक्सक्रीटा, तो इसको सीवेज बोलते हैं बेटा। अब आपको पता है कि डायरेक्टली अगर अपन सीवेज को, इतनी हाई क्वांटिटी में सीवेज को वाटर बॉडीज जैसे है, रिवर वगैरह है, इनमें डायरेक्टली छोड़ देंगे, तो जो पूरी नदी है, तालाब है, या पूरा जो समुद्र है, वो तो पूरा पोल्यूट हो जाएगा। तो इसको अपन प्रोसेस करके लेस टॉक्सिक बना के, ऑर्गेनिक मैटर को कम करके नदी में छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता है बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो सीवेज निकलेगी उसका अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब उसमें से फिजिकल रिमूवल करेंगे सारी चीजों का, ठीक है। जैसे कि बहुत बार होता है कि सीवेज में कोई बड़ी बड़ी सी चीजें डाल दी जाती है, कि जैसे कि किसी का मोजा आ गया, जूता, या कोई, आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लास्टिक वगैरह, ये सारी चीजें भी सीवेज के साथ जाते रहती है ना। वेरी क्लियर बेटा। तो इसको रोकने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि सबसे पहले वहां पे अपन ग्रिड लगाएंगे, ठीक है। अब जो फ्लोटिंग डेब्रिज है, बड़ी बड़ी डेब्रिज है, इसको अपन रोक लेंगे एक ही जगह के ग्रिड के थ्रू, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो छन्नी लगा दी अपन ने, ठीक है, फिल्ट्रेटेड छन्नी की तरह। और बड़े बड़े जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको अपन उधर ही रोक लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो बन जाएगा ये कहलाएगा बेटा प्राइमरी स्लज, ठीक है, जो भारी हिस्सा होता है उसका, इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी स्लज। लेकिन उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, जो मत मूल मत मत्र मूत्रमल एंड ये सारी चीजें है बेटा, वो आप ऐसे बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, वो हल्का है, सुपरनेट फॉर्म है, तो इसको अपन बोलते हैं इफ्लुएंट। एंड इफ्लुएंट ही है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाने वाला है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ये मेन ट्रीटमेंट है, इसको आप बोल सकते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो, या ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें माइक्रोब्स का यूज होने वाला है, ठीक है। ऐसा इमेजिन कीजिए कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना, इसमें छन्नी लगा दिए है, एंड जो बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें है ना, उसको साइड में रख लिए, जूता, चप्पल, प्लास्टिक की बैग, मोजे, ऐसे छोटे छोटे कचरा जो रहता है ना, उसको अपन ने प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले छान के रख दिए। अब जो बचा वो है इफ्लुएंट। एंड कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, ठीक है। प्राइमरी स्लज यूज होता है या इफ्लुएंट होता है? तो इफ्लुएंट यूज होता है बेटा, ठीक है, ओके। एंड
सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अब इसका माइक्रोब्स का यूज करने वाले हैं इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट। चलिए बेटा, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आ चुके हैं बेटा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो प्राइमरी इफ्लुएंट इफ्लुएंट जो बना है वो आने वाला है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज एरेटेड टैंक्स होते हैं बेटा, ठीक है। एंड यहाँ पे कंटिन्यूअसली यूज ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एंड इससे क्या बनता है, इससे मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसको मेनली अपन बोल सकते हैं फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स बहुत सारा बन जाता है बेटा, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, या कभी कभी इसमें से पूछा जा सकता है बेटा एम्स या नीट में, एम्स तो बंद हो गया लेकिन नीट में भी इसको पूछ सकते हैं, बीओडी। बीओडी क्या होता है बेटा, कि रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम इफ एन ऑर्गेनिक 1 लीटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। तो 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा बीओडी, ठीक है। तो इसको अपन याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सीवेज वाटर जितना बीओडी है, जितना बीओडी है उतना ही वो मैला है। सिंपल सिंपल वे में आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि फॉर एग्जांपल जितना बीओडी है किसी इसका, उतना ही वो पोल्यूटेड है, ठीक है। एंड जैसे जैसे बीओडी डिक्रीज होते जाएगा तो उसका पोल्यूशन जो है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी है, वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। चलिए, तो इतना अपन समझ गए हैं, ठीक है। तो बीओडी मेजर्स, देखिए क्लियर कट लिखा है, बीओडी मेजर द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। तो ग्रेटर द बीओडी वाटर मोर इज पोल्यूशन पोटेंशियल, ठीक है। तो जितना बीओडी रहेगा उतना ही वो पोल्यूटेड है, इतना ही अपन याद रखेंगे बेटा। अब इसको आगे भेजा जाता है बेटा, इसको भेजा जाता है सेटलिंग टैंक पे, ठीक है। ये जो फ्लॉक्स बन चुका है इसको फर्दर भेजा जाता है सेटलिंग टैंक में। एंड यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज भी आ चुका है, ठीक है। तो सेडिमेंट इज, ठीक है, फ्लॉक्स एंड अलाउड फॉर सेडिमेंट, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। तो ये जो स्लज है वापस से फिर एरेटेड टैंक में भी डाल दिया जाता है, ताकि वहां पे भी जो प्रोसेस है बेटा इनोकुलम की तरह वो काम करे एरेटेड टैंक में, ठीक है। तो वापस से फिर वो एरोबिक जो बैक्टीरिया है, डाइजेस्टर है, वो काम करेगा, ठीक है। एंड बैक्टीरिया और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा एंड वो डाइजेस्ट करने लगेगा सारी चीजों को, ठीक है। डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है बेटा, इन द स्लज, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ गैस कॉल्ड मीथेन। तो इससे अपने को एक और फायदा हो रहा है कि इससे अपने को मीथेन गैस भी बन रही है, जिसको अपन बायोगैस बोलते हैं, ठीक है। एंड ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, ठीक है। तो इतना अपन याद रखेंगे कि अगर अगर ये पहुंच चुका है नेक्स्ट स्टेज में, सेटलिंग टैंक में जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज हो चुका है, एक्टिवेटेड स्लज को वापस से एरेटेड टैंक में डाल देंगे। एक छोटा सा कनेक्शन इमेजिन कीजिए, ये वाले इसमें चल रहा है, तो यहाँ से एक थोड़ा एक्टिवेटेड स्लज पिछला जो सेकंड नंबर का टैंक था, जो कि आप ऐसे बोल सकते हो कौन सा टैंक था बेटा, एरेटेड टैंक था, वहां पे डाल देंगे। एंड यहाँ पे जैसे आपको पता है ना कि दही से कैसे दूध बनाने का तरीका है, वहां पे इनोकुलम डाल दिया है अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विच सर्व एज अ इनोकुलम, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, थोड़ा सा पार्ट उसको सेकंड वाले थर्ड टैंक से वापस से सेकंड टैंक में डाल देंगे, जो कि होता है अपना एरेटेड टैंक। एंड वापस से वो फिर माइक्रोब्स की एक्टिविटी को बढ़ा देगा एंड वो डाइजेस्ट कर लेगा फंगाई एंड बैक्टीरिया को। यही चीज यहाँ पे बोली गई है बेटा। एंड यहाँ से एक फायदा एक और है कि बायोगैस भी अपने को मिलती है, ओके। वहाँ पे आप एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया एंड फंगाई को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गैलेंस ऑफ वेस्ट वाटर जो है ये पूरे ग्लोब में बनता है। एंड इसको इसी तरह से आप ऐसे बोल सकते हो माइक्रोबियल ट्रीटमेंट से यूज करते हैं आज। इसके अलावा सेंचुरीज से, मतलब 100 सालों से भी ज्यादा अपन इसी तरह के सिस्टम पे डिपेंडेंट है बेटा सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसमें से कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक दो तीन चीजें यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान वगैरह बोल रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैव इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो आपका पता है नमामि गंगे एंड ये सारी जो चीजें हैं बेटा, ये चल रही है। स्टिल गंगा कितनी साफ हुई ये अपन बोलते नहीं आता है बेटा, ठीक है। तो कैसे उनको साफ करना है ये एक अपना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा बीएससी या एमएससी कीजिए सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत फ्यूचर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है ह्यूमन काइंड के लिए। एंड अगर आपने इसको सॉल्व कर लिए तो यू विल बी मिलियनेयर। जो बायोगैस होती है बेटा, इसमें मेनली
आप देख पा रहे हैं बेटा, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे माइक्रोब बैक्टीरिया यूज़ होने वाले हैं, मिथेनोजेंस इनको बोला जाता है बेटा। मिथेनोजेन इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड इसमें से एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है बेटा मिथेनोबैक्टीरियम। ये बायोगैस में यूज़ होने वाला है, ठीक है बेटा? कैसे होता है देखते हैं अपन इसमें, ठीक है? तो आपको पता है कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन ऐसे कंपोज़िशन होते हैं बायोगैस में, ठीक है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें होता है बेटा दैट इज़ प्रीडोमिनेंटली मीथेन, ठीक है? क्लियर कट ये बोला गया है। इसके बाद आप अ, इन सारी चीज़ों को देख पाते हैं जैसे प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी बाय यूज़ ऑफ फ्यूल, ठीक है? दे हैव लर्न माइक्रोब्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है? गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द रिलेशन ऑफ फर्मेंटेशन, डो, चीज़ मेकिंग एंड प्रोडक्शन। तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया can grow anaerobically on cellulose material, produce large amount of methane along with carbon dioxide and water। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो एनारोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं एंड वो मेनली मीथेन एंड CO2 एंड हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा? तो इनको इन टुगेदर ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड मिथेनोजेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया यहाँ पे बोला गया है वो बोला गया है मिथेनोबैक्टीरिया बेटा, ठीक है? तो आपको पता है कि ये कैटल के रूमेन में भी होते हैं, रूमेन एक स्टमक का पार्ट होता है बेटा, ठीक है? तो इसलिए इनको रूमिनेटिंग एनिमल्स बोला जाता है। ये सेलुलोज के डाइजेशन में के लिए भी हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं बेटा सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड इन रूमेन, रूमेन बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, ठीक है? तो ये भी काम करता है बेटा कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है? इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। कैटल कैटल में भी एक आप ऐसे बोल सकते हो बायोगैस होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, इसके अंदर अंदर एसिडोजेनेसिस होता है बेटा, फिर एसिटोजेनेसिस होता है, ठीक है? फिर मिथेनोजेनेसिस होता है बेटा, ठीक है? तो मीथेन का प्रोडक्शन होता है एंड CO2 एंड हाइड्रोजन जो है एज़ अ बाय प्रोडक्ट निकलता है बेटा, ठीक है? तो इसको अपन याद रखेंगे कि बायोगैस को अपन ये करते हैं। अब ये जो कैटल का डंक वगैरह हुआ, तो एक्सक्रीटा ऑफ डंक ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड एज़ गोबर इज़ रिच इन दिस बैक्टीरिया। तो इसमें आपको पता है ये जो बैक्टीरिया होता है मिथेनोबैक्टीरिया, ये वहाँ पे रिच होता है बेटा। तो इसको अपन आपको पता है ना आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि ये बायोगैस का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे स्लज स्लरी यहाँ पे डालते हैं, फिर यहाँ पे उसकी गैस बन जाती है, ठीक है? एंड एक्स्ट्रा का जो मटेरियल है एक्सेस इधर से निकालते हैं, ठीक है? तो आपका इसको सिस्टम भी पता है बेटा कि ये जो होता है डंक एंड वाटर इसमें से डालते हैं, फिर इधर ये चले जाता है बेटा एंड यहाँ पे डाइजेस्टर में आपको पता है गैसेस बनने लगती है एंड इससे क्या होता है ये गैस होल्डर का जो ये लिड है ये ऊपर साइड जाने लगता है एंड यहाँ से अपन गैस को निकाल सकते हैं, ठीक है? जो एक्सेस वाली चीज़ें हैं या जो वेस्ट वाला है बेटा ये स्लज से बाहर निकल जाता है यहाँ से, ठीक है? एंड इसको अपन जो खाद की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है? तो गाँव के साइड में ये बहुत कॉमन होता है बेटा। बायोगैस इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, ठीक है? इसको अच्छा हाँ, इसको एक क्वेश्चन कभी-कभी आता है, इसको तो एक बार आप थोड़ा-सा हल्के में पढ़ लीजिए, MCQ इसमें से कुछ बनता नहीं है। हाँ, कभी-कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि इसको डेवलप किसने किया था, ठीक है? तो बायोगैस प्रोडक्शन डेवलप्ड बाय इंडिया ड्यू टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च IARI एंड खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC, इन दोनों ने मिलके कॉम्बिनेशन में इस चीज़ को बनाया था, ओके? नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बेटा माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ठीक है? तो आप इसको बोल सकते हो मेनली इसका जो यूज़ करने वाले हैं अपन एग्रीकल्चर में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? कि किस तरह से आपको पता है इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड जो है अ, देखिए यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड डालते हैं, तो इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड डालते हैं एंड पेस्ट जो होता है उसके लिए पेस्टिसाइड डालते हैं, वीडीसाइड डालते हैं बेटा। लेकिन इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो जो क्रॉप है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो रही है बेटा, ठीक है? धीरे-धीरे आप ऐसे बोल सकते हो कि जो अ, अपन टॉक्सिक डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, ऐसा जो मिला हुआ फ्रूट है या वेजिटेबल्स है बेटा, ये हाई क्वांटिटी में लेने की वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि किडनी, लीवर ये सारी चीज़ें डैमेज कर सकती है। इवन अगर लॉन्ग टर्म में कैंसर को भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो आपको इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का जो छिड़काव है इसको रोकना पड़ेगा। इसमें आपने सुना होगा कार्बाइड लेडन फ्रूट, सल्फेट लेडन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्लोरोपाइरिफस ये सारे चीज़ें डालने से पता है क्या कि जो क्रॉप की जो क्वालिटी है
वो डिक्रीज़ हो जाती है। हाँ, वो इससे बच जाता है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स एंड पेस्ट से बच जाएगा। लेकिन जो क्वालिटी है बेटा, वो कहीं न कहीं ज़हरीली अपन सब्जियाँ खा रहे हैं, ठीक है? तो इसको रोकने के लिए क्या बोलता है कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए, ठीक है? तो बायोलॉजिकल वे से जो खेती करती है विदाउट द यूज़ ऑफ जो ये होते हैं बेटा पेस्ट, उसको आप यूज़ कीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, ठीक है? कीड़ों जो उसके इंसेक्ट होते हैं बेटा, बीटल होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं, उसको यूज़ कीजिए, ठीक है? उसके जो फ्लोरा एंड फौना है, उसके स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे डाल के रखिए जो बर्बाद करे, ठीक है? बर्बाद ना करे चीज़ों को, ठीक है? तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है बेटा, ठीक है? तो इसमें अपन पेस्टिसाइड का यूज़ ना करते हुए ऐसे ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करने वाले हैं प्रिडेशन के लिए, ठीक है? कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करेंगे पेस्ट को, ठीक है? तो बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा कि जो फार्मर लोग हैं, साँप-वाँप पाल लेते हैं, ठीक है? बीटल पाल लेते हैं, ठीक है? नीम के पत्तों का छिड़काव करते हैं, ठीक है? कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। बीटल की देखिए सबसे पहला है जो आपका कीड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपके क्रॉप के बारे में सारी जानकारी चाहिए कि किस तरह का प्रे है, किस तरह का पेस्ट है जो फसलों को अटैक करता है, ठीक है बेटा? उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत आएँगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि जो ड्रैगन फ्लाइज़ है वगैरह, वो एम्फिड एंड मॉस्किटोज़ को रेड ऑफ करता है, ठीक है? तो ड्रैगन फ्लाई को पालना आपके खेतों वाले एरिया में आपको 2 सीरियस पेस्ट से आपको छुटकारा दिला सकता है, जो कि है एम्फिड एंड मॉस्किटो, ठीक है? तो इस तरह से अलग-अलग ऑर्गेनिज़्म को पाल के ताकि इकोसिस्टम मेंटेन रहे, ठीक है? तो कोई-कोई लोग जैसे डिपेंडिंग अपॉन द पेस्ट वो अलग-अलग चीज़ों का, अलग-अलग ऑर्गेनिज़्म का यूज़ करते हैं, इवन अलग-अलग एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बीटल जो लेडी फिंगर होती है बेटा, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं आगे, अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं आपको 1-2 चीज़ें बता देता हूँ बेटा, ठीक है? ये थोड़ी देर में आने ही वाला है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे बीटल जो है, बीटल का यूज़ करके अपन एम्फिड जो होते हैं कीड़े, इनको अपन रोक सकते हैं, ठीक है? बैक्यूलोवायरस जो है आने वाला है थोड़ी देर में, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं इनको, ठीक है? तो आप क्या कर लीजिए, आप बैक्यूलोवायरस डाल दीजिए, ठीक है? तो ये इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा को रोकेगा। अगर आपने ड्रैगन फ्लाई पाल लिए आपके खेतों में, तो क्या होगा? मॉस्किटो एंड छोटे-मोटे कीड़ों को वो खा लेता है, ठीक है? ट्राइकोडर्मा भी हेल्पफुल होता है बेटा, ठीक है? ये एक फंगाई होता है, ठीक है? जो कॉमनली रूट के इकोसिस्टम में होता है बेटा, ठीक है? बीटी जो होता है, बीटी कॉटन वगैरह आपने सुना होगा बेटा, तो वो कैटरपिलर को रोकता है, ठीक है? फंगाई होता है, ये प्लांट डिजीज़ को रोकता है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें अगर डाल देंगे यहाँ पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। एम्फिड कीड़ों से, इंसेक्ट से, आर्थ्रोपोडा से, मॉस्किटो से, कैटरपिलर से, प्लांट डिजीज़ेज़, ठीक है? तो आपने कहीं न कहीं ऑर्गेनिक चीज़ों को एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़्म को यूज़ किया है, किसी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़्म से गेट रिड ऑफ होने के लिए, ठीक है? तो बीटल, बैक्यूलोवायरस, ड्रैगनफ्लाई, ट्राइकोडर्मा, बीटी एंड फंगाई इन सारी चीज़ों का यूज़ करके अपन ने इन सारे ऑर्गेनिज़्म से गेट रिड ऑफ किया है बेटा, ठीक है? तो इस चीज़ को अपन याद रखेंगे, ओके? चलिए तो यही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है बेटा। इसके डिटेल में आप एक बार हल्के से इसको पढ़ लीजिए। एज़ सच इसमें से कुछ आने के चांसेस नहीं है, ठीक है? तो कन्वेंशनल मेथड वही बोल रहा है कि ताकि दोनों को किल ना करना पड़े। केमिकल से क्या होता है कि दोनों किल हो जाते हैं, ठीक है? जो जो अपना ये होता है बेटा, जो यूज़फुल एंड हार्मफुल लाइफ़ है, वहाँ पे, वो दोनों को किल कर देती है। लेकिन अगर आपने जो मैंने आपको बताया अभी भी बीटल, ड्रैगनफ्लाई, कैटरपिलर या फिर जो एजेंट मैंने आपको बताया बेटा बैक्यूलोवायरस या ट्राइकोडर्मा, इस स्पीशीज़ को आप यूज़ करोगे तो जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो बच जाएगी, जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो मर जाएगी, ओके? ठीक है बेटा, तो फ्लोरा एंड फौना किस तरह का है, इस चीज़ को भी आप देख लीजिए, इंटरेक्शन कैसा है ऑर्गेनिजम्स का। इसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो कि किस तरह के प्रेडेटर पैरासाइट इंसेक्ट व्हिच डिपेंड अपॉन द फूड एंड होस्ट व्हिच आर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो देखिए, आप एक लेवल पे मेंटेन करके रखिए दोनों को। जैसे इंसेक्ट खाने के लिए बीटल को रखिए, अगर बीटल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो बीटल देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि आपने आपके इंसेक्ट जो है
इंसेक्ट आपके क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनको किल करने के लिए आप बीटल को पाल लीजिए, ठीक है? बीटल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो, तो बीटल को कम करने के लिए आप फ्रॉग को पाल लीजिए। एंड फ्रॉग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में ना हो, तो इसके लिए आप स्नेक्स वगैरह भी पाल लीजिए एक। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, ये पूरा इकोसिस्टम आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, ठीक है? इसके बाद एक चीज़ इम्पोर्टेंट है बेटा, ये वाली इसको अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? An important part of biological farming approach is become familiar with the various life form, ठीक है? आपके जो फार्म है इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यहाँ पे इंसेक्ट रहते हैं, बीटल रहते हैं, फ्रॉग रहते हैं, कैटरपिलर रहते हैं, क्या क्या चीजें होती है, किस तरह का फंगल आपकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, ये सारी चीजें आप जरूर याद रखेंगे बेटा इसको, ठीक है? तो यही एक तरीका है बायो कंट्रोल मेथड का कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म है एंड किस तरह से आप उनको रिड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन करके रखी है बेटा, इसी में से कुछ ना कुछ एमसीक्यू आएगा। जैसे कि देखिए, वेरी फैमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, लेडी बर्ड या ड्रैगन फ्लायर आर वेरी यूजफुल इन गेटिंग रिड ऑफ एम्फिड एंड मॉस्किटो। तो आपको पता है बेटा कि ये जो कीड़े होते हैं एम्फिड एंड मॉस्किटो मच्छर, इन लोगों से गेट रिड ऑफ करने के लिए लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई पाल लो आपके खेतों में, ठीक है बेटा? नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे बोली गई है कि जो कैटरपिलर है या बटरफ्लाई है, इसके लिए आप बीटी थोरंगेसिस, जिसको अपन बीटी बोलते हैं, तो आपको पता है बेटा ये क्या करता है, इनके स्टमक वाले एरिया में जाके इनके पेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। बीटी कॉटन आपको पता सुना ही होगा, बीटी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो इसको अगर अल्कलाइन मीडियम मिल गया, जो कि इनके कीड़ों के पेट में इनको मिलता है बेटा, ठीक है? चलिए, इसके बाद मिक्स्ड वाटर स्पोर्स विच आर मिक्स्ड विथ वाटर एंड स्प्रेड ऑन वल्नरेबल प्लांट सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज, ठीक है? तो इसको भी यूज करते हैं बेटा, ठीक है? विच आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड देयर गट लार्वा, ठीक है? तो आपको पता है बेटा ये जो लार्वा होता है, गट होता है उनका, इनके पेट में अगर ये स्पेसिफिक टाइप का चला गया, तो आपको पता है कि उसके पेट को फाड़ के ही बाहर निकलता है, ठीक है? तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? चलिए, और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए आपने उसको डाला है, उसी को वो डिस्ट्रॉय करते हैं बेटा, ठीक है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है जो कि है बेटा बैक्यूलो वायरस के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है? इसको भी चीज़ देखते हैं। ये जो बोल रहा है बेटा, बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोडा, ठीक है? तो ये भी स्टार मार्क कर लीजिए बेटा, जैसे मैंने अभी बताया, बैक्यूलो वायरस पैथोजन है विच अटैक्ट ऑन इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है बेटा? इसके दो जेनेरा यूज होते हैं, न्यूक्लियो न्यूक्लियोपॉली हेड्रोवायरस एनपीवी एंड जीवी ग्रैन्युलो वायरस, ठीक है? तो लेकिन ये भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है बेटा, ठीक है? इसके अलावा बेजेंट्स लाइक ये इसका यूज किया है बेटा, ठीक है? यस, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन मुझे मिल चुकी है बेटा, देखिए दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब जो उनका स्पीसीज है उसी को वो टारगेट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो बैक्यूलो वायरस का जो स्पीशीज है वो होता है इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा, अगर ह्यूमन इनको खा भी लेगा तो भी ह्यूमन में ये कुछ इट हैज नो निगेटिव इम्पैक्ट ऑन मैमल्स, ठीक है? तो अपन ने अगर इसको खा भी लिए तब भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही बात बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब आपको पता है बेटा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे एक ही चीज का यूज नहीं करते, प्रिवेंशन भी करते हैं, सप्रेशन भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, अवॉइडेंस भी करते हैं, थोड़ा बहुत आप ऐसे बोल सकते हो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है उनको भी पालते हैं ताकि इंसेक्ट और ये सारे मॉस्किटो वगैरह खराब ना करे क्रॉप को। तो यही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है बेटा, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा बस। नेक्स्ट चीज जो बोल रहा है बेटा कि माइक्रोब्स को अपन बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है? तो आज की डेट में आपको पता है बेटा कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है? किसकी वजह से बढ़ चुका है? फर्टिलाइजर की यूज की वजह से बढ़ चुका है, ठीक है? फर्टिलाइजर अपन खेतों में वगैरह डाल देते हैं, वो पानी के साथ बह के कहीं और भी चले जाता है, नदी में मिल जाता है, एंड वहां का पानी भी दूषित हो जाता है। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब आप ऐसे बोल सकते हो बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन यूज करेंगे एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है?
तो अब आपको पता है बेटा कि केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है अपने को, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का। अपने को अब कन्वर्ट हो चुके हैं बेटा ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड देयरफॉर लार्ज प्रेशर टू स्विच ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है? तो बायो फर्टिलाइज़र्स का, बैक्टीरिया का, फंगाई का एंड साइनोबैक्टीरिया का यूज़ करके अपन चीज़ों को डेवलप करेंगे एंड पेड़ों को एंड पौधों को एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, ठीक है बेटा? चलिए, तो यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि लेग्यूमिनस प्लांट जो द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट हैज़ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइज़ोबियम, ठीक है? द दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी ये फिक्स करता है बेटा एंड यूज़ प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बाद ये व्हाइल फ्री लिविंग इन सॉइल एज़ इट एज़ोस्पिरुलम एंड एज़ोटोबैक्टर एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो ठीक है? तो ये भी अपन याद रखेंगे बेटा कि 2 इसके एग्ज़ाम्पल होता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो बोली गई है दैट इज़ यस, तो लास्ट वाला आ चुका है बेटा पैराग्राफ। तो साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया माइक्रोब्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक, ठीक है? इसमें से 2 एग्ज़ाम्पल है एनाबेना नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया, ठीक है? आपको पता है ये जो चावल के खेत होते हैं बेटा, पैडी फील्ड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। इट एक्ट एज़ अ इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है? ब्लू ग्रीन अलगी ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, ठीक है? तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है ये ब्लू ग्रीन अलगी। Currently in our country, number of biofertilizers are available commercially in market and for farmers use. They are regularly in the field of splenish soil nutrient and reduce the dependency of chemical fertilizer. तो बहुत आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर एंड कंपोनेंट्स आ चुके हैं जो फार्मर्स के लिए अवेलेबल है, ताकि ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ हो एंड ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है इनको कम किया जाए, ठीक है बेटा? चलिए, तो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ओके?